हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ठीक है, पर सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लॉ का एक बहुत ही, बिजनेस लॉज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम लोग अच्छे से इसको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं ऑलरेडी जो भी एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर है उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर चुका हूँ पॉइंट वाइज। तो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाता भी जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है इट मस्ट बी, यानी कि इट मस्ट बी मतलब ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। तो दोस्तों देखो, ऑफर में दो पार्टीज होते हैं। वन हु मेक्स द ऑफर, he is called as the offerer, and the party to whom the offer is made is called as the offeree। यहां पे दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशन एस्टैब्लिश करने का एक इंटेंशन होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड तब तक नहीं बन पाएगा जब तक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं एस्टैब्लिश्ड होंगे, और ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस ऑफर के स्टेज में ही आ जाना चाहिए। ऑफरर इस तरीके से ऑफर करेगा ताकि वो दिखाया जा सके कि एक लीगल ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आएगा। अगर एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो लीगली बाउंड हो जाएगा टू परफॉर्म द प्रॉमिस दैट ही वाज मेकिंग इन केस ऑफ एन ऑफर। वो यहाँ पे कर क्या रहा है ऑफरर? वो यहाँ पे ऑफरी को बोल रहा है कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो मेरे ऑफर को तो मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। हो सकता है कुछ गुड्स बेचूंगा, हो सकता है कुछ सर्विस प्रोवाइड करूंगा, या कोई कार्य को नहीं करूंगा जो अब तक कर रहा था उसको नहीं करूंगा, उसको डिसकंटिन्यू करूंगा, एटसेट्रा। वो ऑफर कैन बी मेड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कोई काम को करने का या कोई काम को नहीं करने को लेकर के यहां पे ऑफर दिया जा रहा है। तो जहां पे भी ऑफर इस तरीके से बात करता है तो वहां पे हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अ सोशल इन्विटेशन इज नॉट एन ऑफर। एक सोशल इन्विटेशन कोई ऑफर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए एक लड़का अपने बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त को बुलाया, तो वो एक प्रॉपर इनविटेशन कार्ड दिया। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो यहाँ पे ऑफर दे रहा था तो दूसरा पार्टी अगर बर्थडे पार्टी में नहीं आएगा तो वो उस पे जो है उसका दोस्त स्टार्टिंग में बोला कि हम आएंगे लेकिन बाद में नहीं आ पाया, तो यहाँ पे कोई किसी के नाम पे केस वेस नहीं कर पाएगा कि तुम क्यों नहीं आया मेरे बर्थडे पार्टी में। यहाँ पे कोई लीगल रिलेशंस यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। तो इस तरह का सोशल इन्विटेशंस को हम लोग ऑफर के कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। मतलब ऑफर में कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होना चाहिए विच इज केपेबल ऑफ डबल मीनिंग, विच इज केपेबल ऑफ डबल इंटरप्रिटेशन। मोर देन वन इंटरप्रिटेशन वहां पे पॉसिबल हो जाएगा। ऑफर में हमेशा क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए। उसका जो ऑफरर का जो इंटेंशन है टू परफॉर्म द प्रॉमिस दैट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेग मतलब ऐसा कोई चीज जिसमें कंफ्यूजन अराइज कर रहा है। तो ऑफर मस्ट बी क्लियर। क्या क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड नॉट वेग। ठीक है, तो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दे करके यहां पे समझा देता हूं। मान लीजिए ए मेक्स एन ऑफर टू सेल ऑयल, ठीक है, 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल टू मिस्टर बी। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ऑयल दैट ही वांट्स टू सेल इज क्लियर, पर यहाँ पे विच टाइप ऑफ ऑयल ही वांट्स टू सेल इट इज नॉट क्लियर। तो सिंस इट इज नॉट सर्टेन, ठीक है, ऑफर में ये जो पॉइंट है कि ऑयल सेल करेंगे तो ऑयल का कौन सा टाइप आप सेल करोगे? क्या वो केरोसिन ऑयल होगा, क्या वो सरसों का तेल होगा, क्या वो कुछ और होगा, क्रूड ऑयल होगा? ये सब तो हम लोगों को पता ही नहीं है। तो इन दैट केस इट विल नॉट मेक अ वैलिड ऑफर। ठीक है, ऑफर एक वैलिड ऑफर होने के लिए सब कुछ क्लियर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर के बारे में अगर ऑफरी को पता ही नहीं चला तो इन दैट केस इसको हम लोग यहाँ पे इसको वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक केस है, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का ये केस जो है ये यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लालमान शुक्ला एक जमींदार था, ठीक है,
प्री इंडिपेंडेंस टाइम का बात हो रहा है। तो 90 हमको एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, 1905 के आसपास होगा शायद। तो उस समय ब्रिटिश जो कोर्ट्स वगैरह होते थे तो वहां पे ये केस आया था। तो उसका क्या मैटर है मैं आपको समझा देता हूँ। लालमान शुक्ला एक जमींदार था, उसके अंडर में काम करता था गौरी दत्त नाम का एक व्यक्ति, ठीक है। तो गौरी दत्त को वो नॉर्मल जो भी डे टू डे जो भी टास्क था वो करता था। अब लालमान शुक्ला का खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो वो अपना जो भाई का मतलब वो अपना भतीजे को अपने बेटे की तरह मानता था, उसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसका जो भतीजा था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो वो खेलते खेलते एक समय घर से बाहर चला गया। तो किसी को पता नहीं चला कि वो कब घर से बाहर चला गया। अब घर वाले, अब जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो घर वाले पूरा परेशान हो गए। तो वो लोग पूरे गांव में ढूंढने लगे उसको, कहीं पे वो बच्चा जो है वो मिल नहीं रहा था। तो ऐसे में अपने लालमान शुक्ला का और भी बहुत सारे नौकर थे, तो उन्होंने अपने सारे नौकरों को उन्होंने आदेश दिया, बोला कि तुम लोग जाओ जाकर के ढूंढो भतीजे को। तो नौकर लोग जिसमें गौरी दत्त भी शामिल था, तो वो भी निकल गया ढूंढने के लिए भतीजे को। अब उसके बाद नौकरों का भी आने में काफी ज्यादा लेट हो रहा था, तो इस समय बेचैनी बढ़ रहा था घर वालों के बीच में, मन में। तो उन्होंने क्या किया, ऐलान किया लालमान शुक्ला ने कि जो भी मेरे भतीजे को मुझे वापस ढूंढ करके ला करके देगा तो उसको हम 5,000 रुपया हम इनाम घोषणा कर रहे हैं, 5,000 रुपया हम देंगे एज अ रिवॉर्ड। तो ये उस समय उस जमाने का 5,000 रुपया बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट हुआ करता था, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा इनाम था। तो अब क्या होता है, इस इनाम के घोषणा के बारे में गौरी दत्त और या फिर कोई दूसरे जो भी एम्प्लॉइज थे लालमान शुक्ला के, उसको नहीं पता था वो लोग, क्योंकि वो लोग पहले निकल गया था। अब क्या हो रहा है कि गौरी दत्त जो है वो गांव का बाउंड्री क्रॉस करके बगल वाले गांव से वो बच्चे को जो है उसको देखता है, कहीं पे वो खेल रहा था, तो वो उसको ले करके वापस जब गांव लौट रहा था तो गांव वाले उसको बोले कि पता है तुम्हारे मालिक तो इनाम घोषणा किए हैं। तो बोले हाँ इनाम घोषणा किए हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, वो जाकर के वो बच्चे को सौंप करके जब इनाम मांगता है लालमान शुक्ला से, तो लालमान शुक्ला देने से इनकार कर देता है, बोलता है कि ये तो तुम्हारा ड्यूटी था काम करना, तुम तो अपना ड्यूटी किया, हम क्यों तुमको इनाम दे, ये तो बाकी लोगों के लिए था, ठीक है, गांव वालों के लिए था। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोर्ट में केस जाता है। तो लालमान शुक्ला का वकील पहले तो बोलता है, मतलब बहुत अच्छे से वो लड़ता है, तो वो बोलता है कि ये तो जनरल ऑफर है सर, तो जनरल ऑफर तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी, किसी को कोई भी इसको ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेरा जो मौकिल है उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो इसमें तो कोई ये नहीं है कि ये स्पेसिफिक ऑफर था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। सिंस इट वाज अ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी। पर लालमान शुक्ला का जो वकील था वो उसने एक ऐसा पॉइंट पर हिट किया जिसका कोई जवाब नहीं था। लालमान शुक्ला का वकील ने बोला कि सर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये रूल होता है, ठीक है। ऑफर का नॉलेज ऑफरी जिस समय एक्टिविटी हो रहा है, परफॉर्मेंस हो रहा है ऑफरी के द्वारा, उस समय उसको पता होना चाहिए रिगार्डिंग द ऑफर, उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो इन दैट केस ऑफर तो ये जो रूल है ये टूट रहा है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी वाला रूल तो टूट रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे बात को कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि सिचुएशन ये था कि गौरी दत्त पहले ही निकल गया था, मतलब गौरी दत्त के साथ साथ अपने जितना भी लालमान शुक्ला के जो एम्प्लॉइज थे वो तो पहले ही निकल गए थे, ठीक है, वो लोग ढूंढने निकल गए थे। बाद में लालमान शुक्ला ने ऑफर दिया था, तो जिस समय वो लोग ढूंढने निकल गए थे उस समय तो ऑफर नहीं था ना, उस समय देयर वाज नो ऑफर टू गिव रिवॉर्ड फॉर 5,000 रुपीज। तो इन दैट केस यहाँ पे कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि नहीं, गौरी दत्त जो है वो इनाम का हकदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो ध्यान में रखिएगा कि ऑफर हमेशा अदर पार्टी यानी कि ऑफरी से रजामंदी पाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। ऑफर अगर ऑफरी से
रजामंदी पाने के लिए, असेंट पाने के लिए नहीं हो रहा है, तो इसको कोई प्रॉपर ऑफर, वैलिड ऑफर हम लोग नहीं मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक बुक में, मैं सीए का स्टडी मटेरियल का जिक्र कर रहा हूं, सीए के स्टडी मटेरियल में देखिए इसके बारे में एकदम क्लियर लिखा है कि इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड नॉट merely with a view to disclosing the intention of making an offer। इसका मतलब ऑफरर सिर्फ इतना अगर बोल रहा है कि हम ऑफर देने वाले हैं, ठीक है, हम एक ऑफर देने वाले, हम एक ऑफर लाने वाले हैं, तो इसका ये सिर्फ एक इंटेंशन, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि वो ऑफर, वो एक डिस्क्लोजर दे रहा है कि ही इज डिस्क्लोजिंग हिज इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। ये कोई प्रॉपर ऑफर के कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑफर में आपको लैंग्वेज ऐसे इस्तेमाल करना होगा कि मैं आपको ये सामान बेचूंगा एट अ प्राइस ऑफ सच एंड सच, क्या आप इसको खरीदना चाहोगे? ठीक है, इट मस्ट बी इन द नेचर ऑफ ए रिक्वेस्ट, इट मस्ट नॉट बी made with as per the language of disclosing the intention of making an offer। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट मस्ट बी कंडीशनल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मस्ट बी कंडीशनल। ठीक है, ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। जैसे ऑफरर ऑफरी को बोल सकता है कि आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा, जो पेमेंट है ऑफरी को बोल सकता है कि हम आपको ये सामान बेचेंगे, बदले में जो आप पेमेंट हमको करोगे वो आरटीजीएस के थ्रू होगा या एनईएफटी के जरिए होगा। तो ऑफरी जो है वो अगर कैश पेमेंट करना चाहेगा तो इट्स नॉट अ वैलिड ऑफर, क्योंकि वो मोड ऑफ पेमेंट जो ऑफरर मेंशन कर रहा है उस मोड ऑफ पेमेंट को ही फॉलो करना होगा। अगर वो ही सेम मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो इसको हम लोग मान के चलेंगे कि देयर इज नो प्रॉपर ऑफर। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो ऑफर में कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहना चाहिए जहां जिसका नॉन कंप्लायंस पे ऑफरर प्रिज्यूम कर लेगा कि ऑफरी ने इस एक्सेप्टेंस दे चुका है और ऑफर हो चुका है। मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं। मान के चलिए मिस्टर ए के पास एक हॉर्स है, मिस्टर ए मिस्टर बी से ऐसे बात कर रहा है कि मैं अपना हॉर्स तुमको 5,000 रुपया के बदले में बेचना चाहता हूं, तुमको अपना एक्सेप्टेंस 7 दिन के अंदर अंदर मुझे देना पड़ेगा। अगर तुम 7 दिन के अंदर अंदर अपना नॉन एक्सेप्टेंस को नहीं बता रहे हो, तुम ये नहीं बता रहे हो कि तुमको घोड़ा मुझे मेरे से खरीदना नहीं है, तुम अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये बात मुझे नहीं बता देते हो तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि तुम राजी हो, घोड़ा मेरा जो हॉर्स है उसको परचेज करने के लिए तुम तैयार हो, तो मैं तुमको घोड़ा जाकर के डिलीवर करूंगा और तुमसे जो है पैसा मैं पूरा वसूल लूंगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता दोस्तों। ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए कि उसका नॉन कंप्लायंस जो यहां पे बोल रहा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो यहां पे नॉन कंप्लायंस जैसा कोई मैटर नहीं होना चाहिए कि ये टर्म अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो इससे हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये एक्सेप्टेंस हो रहा है। मतलब आप ऑफरी को ये नहीं दे सकते हो, कोई बाउंड नहीं कर सकते हो कि उसको एक्सेप्टेंस देना ही है और एक्सेप्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, या इसके बारे में क्या कहते हैं उसका नॉन एक्सेप्टेंस के बारे में कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। ये ऑफरी का मर्जी है कि वो नॉन एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस को लेकिन हाँ याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर एक्सेप्टेंस को आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद वाला पॉइंट को ध्यान में दीजिए। तो ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल ऑफर दो किस्म का हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है जब एक विशेष ऑफरी को ही आप क्या कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो। आप मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी को एक्सक्लूसिवली कोई ऑफर दे रहा है तो इसको हम लोग स्पेसिफिक ऑफर के कैटेगरी में हम लोग इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर मिस्टर ए पूरे के पूरे जनरल पब्लिक को अगर ऑफर कर रहा है तो एनीबॉडी हु कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर कैन एक्सेप्ट द ऑफर। जो जिसके पास नॉलेज हो जाएगा ऑफर का कि ऑफर ऐसा हुआ है तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। नेक्स्ट, इट मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड आल्सो, इट कैन बी इंप्लाइड आल्सो। इसका मतलब ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वे ऑफ वर्ड्स स्पोकन और रिटन। शब्दों के जरिए हो सकता है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो ओरल हो, या फिर वो इंप्लाइड होना चाहिए। फॉर इंप्लाइड मतलब इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड थ्रू एक्शंस ऑफ द अदर पार्टी। फॉर एग्जांपल
मान के चलिए कि आप जो है कोई पब्लिक बस में आप ट्रैवल करना चाहते हो, बस अपने बस जो है बस स्टैंड में खड़ी थी, आप उसमें यू गॉट इनटू द बस, ठीक है, तो द योर गेटिंग इनटू द बस इज विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर, ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि आपने यहां पे क्या किया है, जो बस का जो ओनर है उसको आप ऑफर दे रहे हो कि आपको वो अपने आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, बदले में बस का जो भाड़ा है यू आर रेडी टू पे। तो यहां पे कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, पर जैसे ही आप क्या कर रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू द बस, योर गेटिंग इनटू द बस इज विल बी कंसिडर्ड एज एन इंप्लाइड ऑफर, ठीक है, ऑन योर पार्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंप्लाइड ऑफर। अच्छा, वैसे ही मान के चलिए आप कार से जा रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल पर आपको रुकना पड़ता है और एक लड़का आता है, वो आपका कार जो है वो साफ करने लग जाता है, तो उसका ऐसा करने से करना और आप उसको रोकते नहीं हो, तो उसका ऐसा करना, आपका कार को साफ करने का मतलब ही है कि वो ये बोलना चाहता है कि वो आपका कार को साफ कर देगा, बदले में आपको उसको जो है जो भी पेमेंट आप चाहते हो वो आपको करना पड़ेगा। तो ये जो है हमेशा याद रखिएगा, ऑफर यहाँ पे इंप्लाइड ऑफर भी हो सकता है, जहां पे बिहेवियर ऑफ द पार्टी से हम लोगों को कंक्लूड करना पड़ेगा कि देयर इज सम ऑफर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कि अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाकर के बैठते हो, वहां पे आपको वेटर आकर के आपको एक प्राइस लिस्ट थमा देता है, एक मेन्यू कार्ड दे देता है, उसमें हर आइटम के बगल में एक तो प्राइस चार्जेस दिया हुआ रहता है कि ये सामान का ये प्राइस है, ये सामान का ये प्राइस है, तो वो एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, वो कोई ऑफर नहीं है, रेस्टोरेंट वाला आपको ऑफर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है। आप इसको बेसिकली एक इन्विटेशन टू ऑफर बोल सकते हो, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर कब के बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कशन अगले पॉइंट में मैं करने वाला हूं। तो अगला पॉइंट क्या है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में बहुत ज्यादा फर्क है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। इन्विटेशन टू ऑफर ऑफरी के तरफ से आता है कि मुझे ऑफर करो, फिर मैं सोच के देखूंगा कि ऑफर जो है वो कैसा, मतलब हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहां पे कि सरकार एक ब्रिज बनाना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ब्रिज या एक डैम या एक रोड कंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है, तो वो क्या करती है, टेंडर निकालती है। टेंडर मतलब क्या होता है कि वो एक बेसिकली इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार हैं, हमें पहले अपने कोटेशन प्राइसेस दीजिए कि आप इस काम को कितना अमाउंट के बदले में कंप्लीट करिएगा, कितना प्राइस में आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, बदले में हम आपको जो स्टेटेड प्राइस है वो हम देने के लिए रेडी हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो टेंडर निकाल रही है, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। वहां पे गवर्नमेंट लोगों को इन्वाइट कर रही है, ठेकेदारों को इनवाइट करिए कि वो गवर्नमेंट को ऑफर दे कि हम इस प्राइस पर काम करने के लिए रेडी हैं। तो इन दैट केस गवर्नमेंट भी सोच के देखेगी कि जिसका प्राइस सबसे ज्यादा कम आएगा, जिसका सबसे कम कोटेशन वैल्यू रहेगा, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, टेंडर ऑफर कर देगी, टेंडर को ये कर देगी। तो गवर्नमेंट को ये जो टेंडर निकालना जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन द सेम वे जब आप एक कोई मान लीजिए कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो या कोई मॉल में जाते हो जहां पे कोई कपड़ा वगैरह ये का डिस्प्ले लगाया हुआ है और सेल्फ सर्विस शॉप है, वो सेल्फ सर्विस डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ पे आप खुद चेक कर दो कि वो कपड़ा आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है, कोई आपको वहां पे फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुद जाके घूम करके आप देख रहे हो, हर एक चीज के बगल में, हर एक कपड़े के बगल में उसका जो प्राइस अमाउंट है और कितना उसका डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह है वो लिखा हुआ है। किसी जगह पे बाई वन गेट वन फ्री, किसी जगह पे लिखा हुआ है 50% ऑफ, 75% ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सब जो है ये कपड़ा का दुकानदार के तरफ से आपको ऑफर नहीं है। आप ये मत सोचो कि वो आपको ऑफर कर रहा है, बल्कि ये एक्चुअली में एक इन्विटेशन टू ऑफर है। वो कैसे, आप जब सिलेक्टेड मतलब अपना पसंदीदार प्रोडक्ट को आप जब काउंटर में लेकर के जाओगे तो वहां पे वो डिसाइड करेगा कि ऑफर को आपको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इट इज बेसिकली एन इन्विटेशन टू ऑफर मेड बाय द शॉपकीपर बेसिकली यहां पे ये बोलना चाहता है कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट एट दीज प्राइसेस, आई एम रेडी टू गिव अ डिस्काउंट ऑफ 50% इफ दीज प्रोडक्ट्स आर सिलेक्टेड प्रोवाइडेड इफ स्टॉक्स लास्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि स्टॉक्स उसके पास रहेगा तब वो उसको दे सकता है। वो यहां पे जब आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप काउंटर में गए उस सामान को लेकर के, वो आपको रिजेक्ट कर दिया,
दिया, बोला कि नहीं 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 ये ऑफर अभी खत्म हो चुका है, हम नहीं दे सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ जो 50% डिस्काउंट या बाय वन गेट वन फ्री जो लिखा हुआ रहता है सेल्फ सर्विस शॉप्स में, वो एक सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर होता है, वो प्रॉपर ऑफर नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। थर्ड, it must be communicated to the offeree, referred the case of Lalman Shukla versus Gauridat. It must be made with a view to obtaining the assent of the other party. Fifth, it must be conditional, it may be conditional offer. Sixth, it should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance. Seventh, it may be specific or general. Eighth, it may be express or implied. Ninth, a statement of price is not an offer. 10th, offer must be distinguished from invitation to offer. I hope आपको वीडियो समझ आया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।